Hello everyone, I welcome you all in your accountancy class. We were discussing about issue of shares. तो लास्ट हमने बात की थी कि अगर शेयर्स जो हैं वो प्रीमियम पर इशू हो रहे हैं तो हमें उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करना है। अब देखो यहाँ तो हमने कहा था कि 10 वाला शेयर हो सकता है 12 में या 15 में इशू हो रहा है, यानी प्लस रेट में कुछ एक्स्ट्रा हम चार्ज कर रहे हैं। दूसरी हो सकती है ना इसकी अपोजिट सिचुएशन कि शेयर जो है वो डिस्काउंट पर इशू हो, कि 10 वाला शेयर जो है वो 9 रुपीज़ में इशू हो, अपनी फेस वैल्यू से भी कम। तो ऐसा देखो पहले होता था, लेकिन अभी जो है कंपनीज एक्ट का सेक्शन जो 53 है वो ये कहता है कि शेयर्स जो फ्रेश शेयर्स मार्केट में आ रहे हैं ना वो डिस्काउंट पर इशू नहीं हो सकते। सिर्फ और सिर्फ डिस्काउंट पर जो शेयर इशू हो सकते हैं वो स्वीट इक्विटी शेयर्स हो सकते हैं, जो कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को उनके अच्छे काम के बदले या हमने उन्हें कुछ पे करना है तो उसके बदले में हम शेयर्स देते हैं, तो वो आप उनको फेस वैल्यू से कम पर इशू कर सकते हो ताकि उन्हें कुछ बेनिफिट हो जाए। तो यहाँ पर इस सेक्शन के अकॉर्डिंग सेक्शन 54 के अंडर इशू होते हैं स्वीट इक्विटी शेयर्स, और जो डिस्काउंट के रिगार्डिंग सेक्शन है वो सेक्शन 53 है। ये इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये 1 मार्क्स का जो आपका सेक्शन रहता है क्वेश्चंस का, एमसीक्यूज का, वहाँ किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो इन सेक्शंस को जो थोड़े से ही मेंशन है, 2-3 ही ऐसे टॉपिक हैं जहाँ सेक्शन मेंशन है, तो उसको पढ़ लीजिएगा ध्यान से। तो यहाँ पर यही है कि शेयर्स को जो है वो डिस्काउंट पर इशू नहीं किया जा सकता। तो ये इसीलिए आपका जो ये टॉपिक है ना वो फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स के लिए तो डिस्काउंट का टॉपिक कैंसिल होता है। लेकिन जो शेयर री इशू होंगे ना मार्केट में, एक बार इशू हुए, शेयर होल्डर्स ने खरीदे बट उन्होंने पे नहीं किया पूरा उस पर, तो हमने उनके शेयर जब्त कर लिए, मतलब फॉरफिट कर लिए। अब वो दोबारा जब कंपनी सेम शेयर्स को इशू करेगी तो उसको बोला जाएगा री इशू। तो री इशू उनको कंपनी डिस्काउंट पर कर सकती है। तो वो हम तब पढ़ेंगे जब हमारा री इशू का टॉपिक आएगा। तो अब तीसरी बात क्या हो सकती है कि आपने जितनी एप्लीकेशंस मंगवाई, हो सकता है कि आपकी कंपनी का इतना अच्छा रेपुटेशन ना हो, आपने जो है वो 1 लाख शेयर्स ऑफर किए पब्लिक को, लेकिन पब्लिक ने इंटरेस्ट कम दिखाया तो कम एप्लीकेशंस आई, तो उसको कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। तो यहाँ इसको कहा जाता है कि जो शेयर्स हैं आपके वो अंडर सब्सक्राइब्ड हैं। आपने 1 लाख के लिए मंगाई, लेकिन आपको हो सकता है 95,000 के लिए एप्लीकेशन आ गई। तो देखो 90% से तो अबव है ना, वो तो जो आपका है ना क्राइटेरिया कि बिलो 90% आ रही है, तब तो आप शेयर इशू वाला प्रोसेस आगे कंटिन्यू ही नहीं कर सकते। चाहे 89% आ जाएं, आप कंटिन्यू नहीं करोगे। उन 89% लोगों का पैसा भी आपको रिटर्न करना होगा विद इन 1 मंथ। तो कम से कम 90 तो आना ही चाहिए अगर शेयर इशू करने हैं तो। अब अगर 90 या उससे ज़्यादा आ रहा है तो आप कहोगे ना कि अंडर सब्सक्रिप्शन तो है, यानी जितना मैंने ऑफर किया था उससे तो कम ही आई। तो इस सिचुएशन को कहा जाता है अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, कि पब्लिक ने थोड़ा इंटरेस्ट कम दिखाया। अगर आपने जितने ऑफर किए, हो सकता है इसमें से 98,000 के लिए भी आ जाएं, तो भी तो अंडर सब्सक्रिप्शन ही है। क्यों? क्योंकि आपने तो 1 लाख ऑफर किए थे। तो आप नॉर्मली अपना 98,000 के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी और कॉल वगैरह मंगवाओ। जितनी नंबर ऑफ शेयर के लिए एप्लीकेशन आई हैं उसके अकॉर्डिंग आपने अपना सब कुछ करना है। एप्लीकेशन का पैसा भी उन्हीं के ऊपर ही आएगा। अगर लोगों ने अप्लाई ही 95,000 के लिए किया है और एप्लीकेशन मनी 3 रुपीज़ है, तो 3 रुपीज़ के अकॉर्डिंग आपको एप्लीकेशन मनी और आगे के बाकी सब कॉल्स या अलॉटमेंट मनी आएगी। तो उस हिसाब से आपको चलना है। तो आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए कि मेरे को एप्लीकेशन कितने शेयर्स के ऊपर आ रही है, उसके अकॉर्डिंग आप चलोगे। अब नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है, ये बहुत स्मॉल सी बातें हैं, नॉट अ पर्टिकुलर टॉपिक। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको सब में जो है वो ध्यान रखनी है। अब है कि आपने जो है ना वो शेयर इशू किए हैं फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, कि आपने जो है वो शेयर्स इशू किए हैं कंसीडरेशन अदर देन कैश, यानी आपने किसी को कैश पे करना था बट आपने कहा कि आप मेरी कंपनी के जो है वो शेयर्स ले लीजिए, तो आपने उन्हें शेयर्स इशू कर दिए।
अब ये दो हो सकते हैं तरीके, या तो हमने हमारे प्रमोटर्स को जो पैसा देना होता है, प्रमोटर्स मतलब जो शेयर इशू में हेल्प करते हैं, कंपनी को बनाने में हेल्प करते हैं, तो उस टाइम पे आपने उनको शेयर इशू किए, तो अब आपको सामने से तो वो पैसा देंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपने उनकी बल्कि पेमेंट करनी थी, आपके पास कैश नहीं था, तो आपने कहा कि चलिए मैं आपको बिना पैसे लिए आपसे आपको अपनी कंपनी का शेयर होल्डर बना लेता हूँ। अब कोई प्रमोटर थे मिस्टर ए, उनको मैंने जो है वो 50,000 रुपीज़ उनको देना था, उनका कमीशन या उनकी जो फीस थी। तो अब मेरे पास 50,000 रुपीज़ नहीं है सपोज़ कीजिए, तो मैंने उनको बोला कि मैं आपको 50,000 रुपीज़ के शेयर इशू कर देती हूँ, इतना हिस्सा मैं आपको अपनी कंपनी की कैपिटल में देती हूँ, आप इतने रुपए के शेयर होल्डर हो गए। तो इसके लिए आप एक सिंपल सी जर्नल एंट्री पास करोगे, प्रमोशन एक्सपेंसेस लिख सकते हो, आप फॉर्मेशन एक्सपेंसेस लिख सकते हो, कुछ भी लिख दो यहाँ पर। एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। जितने पैसे आपने उनके देने हैं वो खर्चे के, उसको आप जो है वो डेबिट कर दोगे। पर्टिकुलर पर्सन का नाम गिवन है तो उस पर्टिकुलर पर्सन को हम डेबिट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपके पास ये हो जाएगी आपकी जर्नल एंट्री। सबसे पहले तो पर्टिकुलर पर्सन का नाम है तो पहले उसको अलाउ करने की एंट्री करेंगे कि हमने उस पर्सन को अलाउ किया है एक्सपेंसेस कि उसको रिसीव होंगे, देन वो पर्सन जो है वो डेबिट हो जाएगा। यहाँ आपके खर्चे हैं तो आपने डायरेक्ट अपने एक्सपेंसेस को डेबिट किया और शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया कि इतने रुपए से शेयर कैपिटल अकाउंट में आपने 50,000 रुपीज़ का शेयर कैपिटल अकाउंट एक तरह से ओपन कर दिया। अब नेक्स्ट आपके पास क्या हो सकता है कि आपने कोई एसेट परचेज की। अब एसेट आपने देखो परचेज की है तो आपने डेफिनेटली उस पर्सन को कुछ ना कुछ पे करोगे, आप एसेट परचेज की है। आपका जो भी वो सेलर है पर्सन, उसको हम इस लैंग्वेज में वेंडर बोल देते हैं। वेंडर का मतलब होता है हिंदी में विक्रेता, कि जो पर्सन ने हमें एसेट बेची। तो अब वही बात आ गई ना, जैसे पिछले में मैंने कहा था कि किसी पर्सन को अगर हमने नाम दे रखा है पर्सन का, अब उस वेंडर का नाम हो सकता है मिस्टर श्यामलाल। उनसे मैंने जो है वो एक मशीनरी परचेज की, उस मशीनरी का वैल्यू था 1 लाख रुपीज़, ठीक है। तो सबसे पहले तो एसेट परचेज करने की एंट्री हो जाएगी। यहाँ पर सन्ड्री एसेट लिख सकते हो अगर कोई एसेट का पर्टिकुलर नेम नहीं है, और अगर मशीनरी है तो मशीनरी अकाउंट कर दोगे। डेबिट 1 लाख रुपीज़ की आपने एसेट परचेज की टू मिस्टर श्यामलाल, कि आपने जिससे परचेज की, एक तरह से ये हो गया कि हमने अलाउ कर दिया कि हमने आपकी इतनी पेमेंट करनी है। अब आपके पास क्योंकि कैश नहीं है, कैश होता तो क्या करते, श्यामलाल अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक से पेमेंट हो जाती, या टू कैश, लेकिन हमारे पास नहीं है फिलहाल पे करने को अगर, तो आप क्या करोगे, उनको कर दोगे डेबिट। अब डेबिट करके उस पर्सन को आपने क्या किया, पैसा देने की बजाय आपने उसको अपनी शेयर कैपिटल में हिस्सेदार बना लिया, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कि 1 लाख रुपीज़ के वो आपकी शेयर कैपिटल में हिस्सेदार हो गए। अगर आपने 10 रुपये वाले शेयर दिए तो उनको आपने एक तरह से 10,000 शेयर्स जो है ना वो इशू कर दिए। 100 रुपीज़ वाले हैं तो 1000 शेयर्स इशू हो गए। ये आप नरेशन में मेंशन कर देना, आपको अगर शेयर का प्राइस बताया होगा। तो इस तरह से आप कंसीडरेशन अदर देन कैश के केस में आप इस तरह से जो है वो सम को चलाएंगे। अब यहाँ पर ना ये भी हो सकता है ना कि शेयर को हम उसकी फेस वैल्यू पर ना दे रहे हो सामने वाले पर्सन को, कि अगर तो सिंपल है, देखो 10 रुपीज़ या 100 रुपीज़ का शेयर हो ना तो बहुत सिंपल है, लेकिन अगर वो कह रहा हो कि आपने वो शेयर उस पर्सन को 9 रुपीज़ में या प्रीमियम के ऊपर दिया है, डिस्काउंट पे नहीं भी दे रहे हैं तो प्रीमियम के ऊपर दिया है, तो ये डिफरेंट केसेस जो है ना वो कैसे हम डील करेंगे वो हमें देखना है। तो यहाँ पर हम जो ले लेते हैं केस जिसमें हम प्रीमियम के ऊपर इशू कर रहे हैं, तो उसका इफेक्ट देखते हैं कि कैसे होगा। तो यहां देखिए आपके पास एग्जाम्पल है, एक्स लिमिटेड ने ना बिजनेस परचेज किया है वाई लिमिटेड का 90,000 में, पेबल इन फुली पेड शेयर्स ऑफ 10 ईच, व्हाट एंट्रीज विल बी मेड इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड
इफ़ सच इशू इज़ एट पार का मतलब वही 10 रुपीज़ की फेस वैल्यू पर या फिर 25% प्रीमियम पर है। एक्स ने जो है ना वाई का रनिंग बिजनेस परचेज कर लिया 90,000 पे। तो अब देखो 90,000 रुपीज़ उसने कैश देने की बजाय ना उनको जो है वो शेयर्स दे दिए। तो अब आपको जो है वो इसके लिए एंट्री पास करनी है। तो अब हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है एक्स की बुक में। जर्नल ऑफ एक्स। तो सबसे पहली एंट्री क्या होगी कि बिजनेस है तो एसेट जो है वो ली है, तो उसकी एंट्री कर दो। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट 90,000 की जो है वो एसेट्स ली गई हैं टू वाई लिमिटेड। वाई लिमिटेड से हमने लिया तो वाई लिमिटेड को हमने किया क्रेडिट, क्योंकि इस केस में वो गिवर है, एसेट्स दी हैं। अब जो है वो आ जाती है सेकंड कि आपके पास एक केस में तो कह रहा है कि अगर ये इशू जो है वो एट पार पर था। एट पार था तो बहुत सिंपल है कि 10 रुपीज़ का शेयर है, आपने जो है वो 90,000 रुपीज़ उनको पे करने हैं। तो आप 9,000 10 रुपीज़ वाले शेयर्स जो हैं वो इशू कर दोगे। तो क्या एंट्री पास करोगे यहाँ पे? वाई लिमिटेड डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 90,000 रुपीज़ के आपने उनको जो है वो शेयर इशू करे, शेयर कैपिटल में हिस्सेदार बना लिया। और यहाँ आप नरेशन में क्या दे दोगे? 9,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच इशूड टू वाई लिमिटेड। ये नरेशन जो है ना वो बहुत मायने रखती है इस सब में, क्योंकि नरेशन से पता चलता है कि आपने कितने नंबर ऑफ शेयर इशू किए, क्योंकि वो बदल जाएगी स्टोरी जब जो है वो शेयर्स प्रीमियम पर होंगे। सेकेंड केस आपको क्या कहता है कि आपने जो है ना वो 25% प्रीमियम पर किए। उस केस में भी वाई लिमिटेड को तो आपने देखो 90,000 पे करना ही है, लेकिन अब आप उनको कह रहे हो कि मैं जो है ना आपका जो 90,000 रुपीज़ है उसको मैं पे कैसे करूँगा कि मैं जो है आपको एक शेयर का वैल्यू 10 रुपीज़ नहीं रखने वाला। 10 रुपीज़ का आगे उसने कहा कि 25% आपने प्रीमियम चार्ज करना है। तो यानी 2.5 रुपीज़ जो है ना वो प्रीमियम हो गया। तो अब एक शेयर की वैल्यू कितनी हो गई? 12.5 रुपीज़। 10 रुपीज़ का फेस वैल्यू था, 2.5 रुपीज़ हम प्रीमियम ले रहे हैं। तो अब एक शेयर 10 रुपीज़ का ना होकर के कितने का हो गया? 12 रुपीज़ 50 पैसा का। ठीक है, पहले हमने 90,000 रुपीज़ देने थे, तो हमने क्या किया? 90,000 देने हैं जी, एक शेयर 10 का है तो 9,000 शेयर इशू कर दो। अब क्या है? रुपए उतने ही देने हैं 90,000, बट एक शेयर इस बार कितने का है? 12 रुपीज़ 50 पैसा। तो उसके हिसाब से अब देखो कि कितने नंबर ऑफ शेयर आपको जो है वो इनको इशू करने होंगे। तो नंबर ऑफ शेयर आपके बनेंगे 7200। पिछली बार से कम क्यों बन रहे हैं शेयर्स? बिकॉज शेयर एक शेयर का वैल्यू बढ़ गया। अब देखो अगर 1 रुपीज़ में कोई चीज़ आती है तो 10 रुपीज़ में आपको वो 10 मिल जाएंगी। 1 रुपये में एक पेंसिल है, 10 रुपीज़ लेके जाओ 10 पेंसिल मिलेंगी। अगर वही पेंसिल 2 रुपीज़ की हो जाए तो अब 10 रुपीज़ में आपको 5 पेंसिल्स मिलेंगी। यही बात अप्लाई हो रही है कि अब एक शेयर जो है वो 12 रुपीज़ 50 पैसा का है, तो आपको 7200 जो है वो शेयर्स इशू करने हैं। तो इसका इफेक्ट कहाँ आ रहा है? देखो इस सारी बात का कि वाई लिमिटेड को तो आपने जो है वो जो पेमेंट करनी है वो करनी है, बट अगर नंबर ऑफ शेयर्स बदलेंगे तो शेयर कैपिटल में जाने वाला, शेयर कैपिटल अकाउंट में जाने वाला पैसे का अमाउंट भी बदलेगा, क्योंकि शेयर कैपिटल अकाउंट जो होता है वो अपने में सिर्फ और सिर्फ फेस वैल्यू लेता है शेयर्स की। तो अब यहाँ जो है आपने जो नंबर ऑफ शेयर्स इशू किए हैं वो कितने हैं? 7200, और एक शेयर का फेस वैल्यू कितना है? 10 रुपीज़। तो 72,000 रुपीज़ तो जाएंगे शेयर कैपिटल अकाउंट में, और बाकी के जो आपका 7200 शेयर्स के ऊपर 2.5 रुपीज़ का जो प्रीमियम है उस प्रीमियम के बनेंगे यहाँ पर 18,000, वो जाएंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में।
तो नंबर ऑफ शेयर क्योंकि बदले तो बाकी आगे की स्टोरी भी बदल गई। इसीलिए आपको अगर कह रहा है कि प्रीमियम पर है तो भी ध्यान देना है, बाय चांस अगर आपको सिर्फ एक केस करवाने के लिए डिस्काउंट पर दे रहा है तो भी आपको ध्यान देना है। वैसे फ्रेश शेयर्स डिस्काउंट पर नहीं होंगे, तो इस तरह से आपको चलना है यहाँ। तो यहाँ पर अब ध्यान दें कि शेयर आपके जो है वो अगर प्रीमियम पर थे तो प्रीमियम के लिए अलग से अकाउंट खुलेगा। नंबर ऑफ शेयर जितने थे मल्टीप्लाई कर दो जितना एक शेयर का प्रीमियम है, तो उसको आपने अलग से क्रेडिट करना है। तो इस तरह से आपके सम चलेंगे। और किसी सम में ऐसा है कि आपको बोल रहा है कि आपने रनिंग बिजनेस परचेज किया, तो वहाँ आपने ध्यान देना है कि आप अगर परचेज कंसिडरेशन उसके बिजनेस की टोटल वैल्यू से ज़्यादा दे रहे हो तो इट मीन्स आप कुछ पैसा बीच में गुडविल का दे रहे हो। उस तरह का भी सिचुएशन आएगी सम में, तो उस पर भी आपने ध्यान देना है। अब यहाँ पर एक और केस है कि आपने जो है एज शेयर होल्डर कुछ पेमेंट ना की हो, अगर कि जो शेयर होल्डर है वो बीच में सपोज करो कोई कॉल पे नहीं कर पा रहा, अलॉटमेंट उसने मिस कर दी, या उसने जो है वो फर्स्ट कॉल का पैसा पे नहीं किया, तो इसको बोला जाता है कि कॉल्स इन अरियर। अब कॉल्स इन अरियर क्या हो सकता है, देखो अब कॉल्स इन अरियर में कोई भी एक स्टेप पे मिस हो सकता है, कि हो सकता है अलॉटमेंट ना दे या अलॉटमेंट प्लस फर्स्ट कॉल ना दे, तो उनको हम जो है कुछ डेज का टाइम देते हैं कि वो अपनी पेमेंट कर दे। अब अगर उस टाइम पीरियड के अंदर भी वो पेमेंट नहीं कर रहा तो हम उनके शेयर फोरफिट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ के लिए आपको जो है एक बार दो मेथड होंगे आपके पास इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने के लिए, कि जब भी कॉल्स इन अरियर हो रहा है तो आप जो है उसके लिए कॉल्स इन अरियर के लिए एक अलग से अकाउंट खोलेंगे बाय ओपनिंग कॉल्स इन अरियर अकाउंट एंड बाय नॉट ओपनिंग कॉल्स इन अरियर अकाउंट। कि दो सिचुएशंस हैं हमारे पास कि हम दोनों तरीके से जो है वो कैसे एंट्रीज को पास कर सकते हैं। तो इसके लिए आप एक एग्जांपल ले लो कि फर्स्ट कॉल है 2 रुपीज़ की 10,000 शेयर्स के ऊपर, और एक शेयर होल्डर है जिसके पास 500 शेयर्स हैं, जिसने वो 2 रुपीज़ वाली फर्स्ट कॉल नहीं पे की। ओके, तो अब आपको इसके रिगार्डिंग जो है वो देखना है कि आप इन दोनों केसेस में कैसे चलोगे। ये आपका बेस है, इसी से रिलेटेड आगे के न्यूमेरिकल्स होंगे जो आपको आगे करने हैं। तो सबसे पहले तो फर्स्ट कॉल आप ड्यू करोगे, तो 10,000 शेयर्स के ऊपर 2 रुपीज़ के हिसाब से आपने कॉल ड्यू करनी है। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आपने जो है वो 20,000 की फर्स्ट कॉल जो है वो ड्यू कर दी। दोनों ही केसेस में आपने सेम तरीके से ड्यू करनी है कॉल, कि आपने शेयर इन अरियर अकाउंट खोलना है या कॉल्स इन अरियर अकाउंट खोलना है या नहीं खोलना है। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखिए, अब जब आपके पास आपको पेमेंट रिसीव होगी तो 500 शेयर्स के ऊपर 2 रुपीज़ के हिसाब से, यानी आपको जो है वो 1,000 रुपीज़ कम रिसीव होंगे। तो यहाँ तो आप क्या करोगे कि अगर आपने जो है वो कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन करना है तो बैंक में अब आपको जो पेमेंट आएगी वो कितनी आएगी, 19,000 कम आएगी पेमेंट। और अब आपने जो है वो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को क्रेडिट करना है। अब मांगे तो आपने शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट में 20,000 थे, लेकिन रिसीव आपको 19 ही हुए। अगर आप कॉल्स इन अरियर अकाउंट खोल देते हो तो उससे क्या होगा कि शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट जो है ना आपका, वो पूरे आप 20,000 से क्रेडिट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे जो अरियर में पैसा है उसके लिए अलग से अकाउंट खोल रहे हो, कॉल्स इन अरियर अकाउंट, और आपने वहाँ 1,000 डेबिट कर दिया। यानी फ्यूचर में जब भी रिसीव होगा तो अब इस अकाउंट को क्रेडिट करके क्लोज कर देंगे। बैंक में जब भी 1,000 आएंगे फ्यूचर में तो हम बैंक अकाउंट में रिसीव करेंगे, पूरे 20,000 हो जाएंगे ना तब बैंक में, अभी 19 है, और कॉल्स इन अरियर अकाउंट को क्रेडिट करके क्लोज कर देंगे। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट इससे हमारा इस बार पूरा 20,000 से क्रेडिट होके क्लोज हो गया। 20 मांगे
20 से क्रेडिट कर दिया। ये तो है जब ओपन करना हो। अब दूसरा केस क्या है कि जब आपने ओपन ना करना हो, तो उस टाइम पे आपने चुपचाप जितना आपको रिसीव हो रहा है ना बैंक में, उतना रिसीव करना है 19,000 टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। और फर्स्ट कॉल अकाउंट में इस बार फिर आपने अगर ओपन नहीं करना तो 19 ही डालोगे। क्यों? क्योंकि पहले आप कैसे 20 डाल पा रहे थे, आपने 1,000 रुपीज़ जो है ना वो कॉल्स इन अरियर में पेंडिंग छोड़ा। अभी एक बार फिर जितना रिसीव हो रहा है उतना ही क्रेडिट करो शेयर फर्स्ट कॉल में। उसके बाद जब भी रिसीव होगा तो यही सेम एंट्री दोबारा रिपीट होगी उतने अमाउंट से जितना रिसीव हो जाए। 1,000 रिसीव हो रहा है, सेम एंट्री जिस डेट को रिसीव होगा उस डेट को पास हो जाएगी। अब यहाँ क्या है, इस केस में आपने जो है वो फाइनल कॉल ड्यू की, तो उसके लिए एंट्री करी आपने शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब फाइनल कॉल आपने ड्यू की, वो जो है वो आपकी थी 3 रुपीज़ पर शेयर। 10,000 शेयर्स पे आपने 30,000 की फाइनल कॉल मांगी। सेम यहीं पे ऐसा होगा, फाइनल कॉल यहाँ भी 30,000 से ड्यू करोगे, 30,000 टू शेयर कैपिटल 30,000। अब जो है फाइनल कॉल के साथ उस शेयर होल्डर ने अपना पिछला भुगतान भी कर दिया, उसने अपनी पिछली पेमेंट भी दे दी। तो अब आपके बैंक अकाउंट में जो है इस केस में कितने रुपीज़ रिसीव होंगे आपको, 30,000 सेकेंड के और 1,000 जो पिछला पेंडिंग था। तो बैंक अकाउंट में आ गए 31,000। ओके, अब टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, फाइनल कॉल के तो 30 आए हैं, बाकी का जो 1,000 आया है वो कौन सा आया है? अब इस केस में फर्स्ट कॉल का तो आया, बट फर्स्ट कॉल अकाउंट को हम पहले ही बंद कर चुके हैं। तो अब हमने जो नया अकाउंट खोला था ना, कॉल्स इन अरियर 1,000 से डेबिट किया था, अब हम उसको क्रेडिट करके क्लोज करेंगे। कॉल्स इन अरियर अकाउंट 1,000 से यहाँ इसको क्रेडिट कर दोगे जैसे ही आपको पेमेंट आती है। और इस केस में क्या होगा, क्योंकि हमने कॉल्स इन अरियर खोला ही नहीं था, तो यहाँ आपको बैंक में जब 31,000 आएंगे, एक तो आपने जो फाइनल कॉल के आए उसमें डाल दो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट के 30, और जो आपको फर्स्ट कॉल के आए वो फर्स्ट कॉल अकाउंट में डाल दो। क्यों? क्योंकि पहले आपने फर्स्ट कॉल अकाउंट को ओपन ही छोड़ा हुआ है, क्योंकि 19,000 डाले हैं और मांगे कितने थे, 20,000 से उसको डेबिट किया था और क्रेडिट किया हुआ है 19 से, तो यानी ओपन ही पड़ा है। 1,000 रुपीज़ अब डाल करके फर्स्ट कॉल अकाउंट को क्लोज करोगे। तो ये तरीका आपका रहता है। आपको कई बार सब में खुद बोला जाएगा कि इस बार ओपन करिए या ना करिए, तो आपको दोनों ही तरीके से जर्नल एंट्रीज की समझ होना ज़रूरी है कि कैसे कैसे चलना है। कुछ भी कहा जा सकता है सब में। अगर बाय चांस कहा जा रहा है कि ओपन ना करें, तो भी बैलेंस शीट में तो जितना अरियर में पैसा होगा ना वो आपको पता होना चाहिए, उतना आपने बैलेंस शीट में अरियर अमाउंट माइनस तो करना ही है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इतने तक न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करें। थैंक यू सो मच।